हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आनुवंशिकता और जैव विकास से। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की तरफ और करते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यदि हम सेलेक्ट करते हैं, यदि हम उन पर डिस्कशन करते हैं, राइट, तो इससे ऑटोमेटिकली जो पूरा चैप्टर है ना, वो हमारे मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के अंदर कैसा हो जाता है, सेट हो जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पहला ही सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपसे पूछा गया भैया कि मानव में बच्चे का जो लिंग है, राइट, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो आप जानते हो कि भैया ऐसा है, देखो जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो भी शिशु पैदा होने वाला है, जो भी बच्चा होने वाला है, उसका बेसिकली लिंग क्या होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं पिता की। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। और पिता, और भाई यहां पर मैं बात कर रहा हूं माता की। ठीक है, आपने कहा ओके गुरुजी, आगे बढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखो 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 देखो, ये कौन है? तो ये जनक है। और सीधी सी बात है कि यदि हम गुणसूत्रों की बात करें तो मनुष्य प्रजाति में 23 गुणसूत्र जो है जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर 46 पाए जाते हैं। तो ये जो 46 होते हैं ना बाबूजी, इसमें से 44 तो यहां पर भी होते हैं और वही 44 जो है वो माता के गुणसूत्र भी होते हैं। पर यदि हम बात करें तो एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, राइट, यानी कि उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। चलो भैया, बहुत बढ़िया कहानी। इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा XY और मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा XX। ठीक है, तो थोड़ा हम डिपिक्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम ऑटोजोम कहते हैं। आपने कहा ओके सर, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑटोजोम कहते हैं। और ये जो होते हैं XX और XY, इसको हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आपने कहा हाँ सर, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, दिमाग के अंदर फिट हो चुकी है, राइट। अब बढ़िए आगे। तो अब होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। ये वाले जो XY है ना, इसको अपन यहां लिख लेते हैं बेटा। चलो, तो ये लिखे अपन ने XY, ये लो। और इधर वाले को जो है उसको भी यहां लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, रुको ना, फिर अपन ये क्यों करेंगे, अपन अपनी स्टाइल का एरो लगाएंगे भाई। ठीक है, अपनी वाली स्टाइल, अपना वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार। आइए, बहुत बढ़िया। और मैंने कहा कि ठीक है भैया, मैंने यहां पर लिख दिया क्या? तो मैंने यहां पर लिख दिया XY, राइट, और यहां पर मैंने लिख दिया XX। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मतलब वो जो 44 है, मैंने क्या कहा? देखो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि सर देखो, मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य जो है उनमें जो 44 गुणसूत्र हैं वो तो फिक्स्ड है। बात समझ में आ गई? और इसके बाद या तो XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है। तो भैया जो शिशु पैदा होगा वो भी तो मनुष्य प्रजाति में पैदा हो रहा है। आपने कहा ओके सर, मतलब उसके पास भी 44 होने चाहिए। तो अब वो 44 कहां से आते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो इधर से आते हैं 22, यहां से कितने आते हैं? तो रुको जरा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। यहां से कितने आते हैं? तो भैया 22 आते हैं। आपने कहा सर देखो, यहां से आते हैं 22, और इधर से भी कितने आते हैं? तो इधर से भी आ जाते हैं कितने? तो 22। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से भी कितने आ जाते हैं? तो यहां से भी आ जाते हैं 22। चलो, बहुत शानदार, इधर भी आ जाते हैं 22। ये हो गई बात। ठीक है, तो 22 कितने होगा भाई? 44 तो फिक्स हो गए ना। ये जो ऑटोजोम्स हैं वो किसी शिशु में आपके 44 तो फिक्स्ड हो गए। बात समझ में? अब कितने ऑप्शंस बन रहे हैं? तो इन सब से यदि हम देखें तो ऑप्शंस कितने बन रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, इन सबको यदि हम ध्यान से देखें तो ऑप्शंस कितने बन रहे हैं? तो भैया XY बन रहा है, XX बन रहा है, YX बन रहा है, हाउ ठीक है, और YX बन रहा है। आपने कहा ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया। मतलब वो ये भाई 22 और 22 मिलके ये 44 तो फिक्स हो गया ना, और इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है।
और इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ये कि भैया देखो 44 तो ये फिक्स हो गए, प्लस या तो XX ऑप्शन होगा या फिर XY ऑप्शन होगा, बस बात खत्म हो गई यहां पे। बात समझ में आई? अब यदि आप कहते हो कि सर देखो यहां पर X आएगा, ठीक है, हाँ, अब आप कहते हो कि सर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यदि XX होगा, राइट, तो भैया सीधी सी बात है कि बालिका पैदा होगी, मतलब कि लड़की पैदा होगी। तो शिशु है, राइट, वो किस रूप में जन्म लेगा? तो लड़की के रूप में लेगा। पर यदि आप कहते हो सर देखो यदि यहां पर जो है XY यदि है, राइट, तो बालक पैदा होगा, बहुत बढ़िया जी, ये भी सही है, तो ये लड़का पैदा होगा। चलो, तो ये वो तरीका है बेसिकली, गुणसूत्रों को यदि हम ध्यान में रखें, गुणसूत्रों को यदि क्रोमोसोम्स को यदि हम ध्यान में रखें, तो भैया ये वो तरीका है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि जो शिशु जन्म लेने वाला है उसका लिंग का निर्धारण कैसे होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 44 दोनों में थे उसके आधे आधे आ गए, इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो 44 होते हैं ये दोनों में एक समान होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोजोम। क्या बोलेंगे? तो आपने कहा सर इसको हम ऑटोजोम बोलेंगे। 44 अब वहां पर हो गया आपके पास, आपने कहा ओके गुरुजी आगे बढ़ते हैं। और ये जो लिंग गुणसूत्र हैं XY और XX, वो इस तरीके से 4 ऑप्शंस बनाएंगे। अब जो ऑप्शन बनेगा उसके हिसाब से हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। बात यहां पर जाकर कैसी हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और हम बता देते हैं कि 44 तो फिक्स है, अब यदि XX होगा तो भैया लड़की पैदा होगी, राइट, यदि XX है तो क्या पैदा होगी? तो भैया सीधी सी बात है लड़की पैदा होगी। और यदि XY है तो लड़का पैदा होगा। तो कुल मिलाकर 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़ी हैं वो ऑटोजोम कहलाते हैं, और जो एक जोड़ी होता है वो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सीधे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम के अंदर जाकर कॉन्सेप्ट फिट हुआ है। हम चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के तरफ, ठीक है ना? तो ये तो जानकारी थी। अब देखो वहां पर भी वही दिया है, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो वही बना हुआ है 22 अपन ने वहां पे 44 में से निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो भैया ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? सवाल ये पैदा होता है इसको लिखोगे कैसे? समझ में आ गई अपनी कहानी। अब जहां एक बार कहानी अपने समझ में आ जाती है उसके बाद उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है, पर उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि समझ लेते हैं, दिमाग के अंदर फिट रख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। बात समझ में आई? तो लिखोगे नहीं तो एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी, राइट। तो लिखोगे कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भैया। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? तो आपने कहा सर देखो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होता है, ठीक है भैया। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग ऑटोजोम कहते हैं। आपने कहा ओके सर। इनमें से जो 22 जोड़ी हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। 23वां जोड़ा है ना, यहीं पर पूरा खेल उलझा हुआ है। तो 23वां जोड़ा जो है वो भिन्न आकार का होगा, 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होगा, जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, X और Y यदि हम नर की बात करें तो, अच्छा ओके, X और Y, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं X और Y। तो यदि हम बात करते हैं नर की, राइट, तो इसमें X और Y दोनों प्रकार के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। मादा में दोनों ही कौन से होते हैं? तो भैया X क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम लोग बेसिकली लिंग क्रोमोसोम कहते हो, ठीक है। आपने कहा सर हाँ ठीक है, कहानी दिमाग के अंदर सेट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। ये X और Y क्रोमोसोम मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। और ध्यान से देखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत भी बोलते हैं, जिससे हम लिंग का निर्धारण करते हैं। और हमेशा याद रहे कि जो पिता है, पिता के द्वारा जो भी क्रोमोसोम जो है अगली संतति में ट्रांसफर हो रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, राइट, उसी से लिंग का निर्धारण होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। पक्का? चलो आओ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, ठीक है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी जो है, इनमें किसका शारीरिक अभिकल्प जो है वो अधिक क्या होगा? उत्तम होगा।
किसका शारीरिक अभिकल्प जो है वो कैसा होगा, तो भैया ज्यादा उत्तम होगा। अच्छा जी, और अपने जो आंसर है, अंतर नहीं, अपना उत्तर उत्तर उत्तर, ठीक है, उत्तर जो है उसकी अपने को क्या करनी है, तो भैया व्याख्या करनी है, कर लेंगे। अब देखो सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग, आप कई बार क्या होता है ना, इसमें यदि आप देखेंगे तो भैया इसमें जीवाणु है, मछली है, मकड़ी और चिंपैंजी है, और ये हजारों करोड़ों सालों से, हजारों लाखों सालों से इनफैक्ट इन सब में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर देखो विकास के आधार पर हम कैसे बताएं कि किसका शारीरिक अभिकल्प जो है वो उत्तम है। अब सबसे पहले तो आप बोलोगे सर देखो जीवाणु जो है ना वो ठंडी जगह पर भी रह सकता है, गर्म जगह पर भी रह सकता है, और करोड़ों सालों से जो है पृथ्वी पर बना हुआ है, तो हो सकता है कि जीवाणु जो है वो ज्यादा क्या हो जाए भाई, विकसित हो। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर देखो मछली जो है वो पानी में रह सकती है, उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है, और साथ साथ में जो है उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ है, उसमें भी विकास हुआ है, ठीक है, और वो पानी के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के जो काम है वो कर सकती है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे मकड़ी की और चिंपैंजी की, तो भैया इनमें भी जो है कई हजारों सालों से, लाखों सालों से क्या हो रहा है, तो इन सब में भी विकास हो रहा है। तो अब जैसे चिंपैंजी की यदि आप बात करोगे तो चिंपैंजी का जो शारीरिक डिजाइन है, बात समझ में आई, जैसे अब इसमें मस्तिष्क है, अब आप क्या कहा जाता है भाई चिंपैंजी की जब आप बात करते हो तो क्या कहते हैं भाई, मनुष्य के बहुत दूर का जो है रिलेटिव, मनुष्य के फूफा चाचा मौसा मामा जो है बहुत दूर के, बहुत 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 दूर के, उनका क्या है चिंपैंजी, रिलेटिव है। बात समझ में आई। तो उसकी जो डिजाइन है, देखो मस्तिष्क ज्यादा इवॉल्व है, बोलो यस सर। उसके बाद भाई हाथ पैरों में जो है उंगलियां बनी हुई है, ये ज्यादा वर्सेटाइल तरीके से अपने काम कर सकता है। तो फिर आप बोलोगे सर देखो कहीं चिंपैंजी ज्यादा विकसित तो नहीं है। तो देखो अब ये क्वेश्चन कैसा है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग है, बात समझ में आ रही है। पर जब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तब रिवीजन ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट राइट और इवोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब विकास और प्रगति जो है वो दोनों ही कैसी चीजें भैया, अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बात करते हो विकास की, तो इन सब में विकास हुआ है, क्योंकि ये सब जो है लाखों वर्षों से, बात समझ में आ रही है, लाखों सालों से कैसे हैं, तो जीवित हैं। कैसे हैं, तो भैया ये लाखों सालों से कैसे हैं, जीवित हैं। बात समझ में आई। तो विकास तो इन सब में, तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा जो विकास है या शारीरिक अभिकल्प है, बात समझ में आई, वो किसका उत्तम है, क्योंकि हर कोई लाखों करोड़ों सालों से जो है वो जीवित है, सब में विकास हो रहा है और अपने अपने कार्य को भली भांति कर पा रहा है। बात समझ में आई। अब यदि आप बंदर से बोलोगे भैया जाला बना के दिखा दो, तो बंदर नहीं बनाने वाला। मकड़ी से बोलो कि तैर के दिखा दे, तो मकड़ी जो है नहीं तैरने वाली। मछली से बोलो कि जीवाणु की जैसे ठंडी जगह, गर्म जगह, ऑक्सीजन वाली जगह, ऑक्सीजन जहां नहीं है या कम है वैसी जगह पर रहकर दिखाए, तो मछली नहीं रह पाएगी। बात समझ में। तो सबका शारीरिक अभिकल्प जो है वो अपने अपने लेवल पे उत्तम है। इसका मतलब ये कि हम यहां पर कंपेयर कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई, हम यहां पर कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गई कहानी, बोलिए यस सर। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब हमको यही बताना पड़ेगा कि किसी के भी शारीरिक अभिकल्प का हम दूसरे वाले से कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते हैं। तो लिखोगे कैसे, ध्यान से देखना। जीवाणु, मछली, मकड़ी तथा चिंपैंजी में शारीरिक अभिकल्प की जटिलता काफी ज्यादा है। चिंपैंजी का शारीरिक डिजाइन विकसित शारीरिक अंग मस्तिष्क का जीवाणु, मछली और मकड़ी जो है इससे अधिक कैसा है, विकसित है, तथा हाथों में अंगूठे की उंगलियों के विपरीत होना, जिससे वे चीजों को क्या कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। यह विकास की दृष्टि से तो ठीक है, बात समझ में आई, विकास की दृष्टि से तो ठीक है, पर अति उत्तम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सरलतम अभिकल्प है जैसे कि जीवाणु हो गया, राइट, जो सरलतम अभिकल्प है जैसे कि जीवाणु हो गया, इसका समूह भी तो भैया विभिन्न पर्यावरण में आज भी क्या होता है, पाया जाता है। अब ये शारीरिक अभिकल्प यदि उत्तम नहीं होता तो भाई सीधी सी बात है, एक समय बाद जो जीवाणु है वो कैसा हो जाता, हो सकता है वो विलुप्त हो जाता। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो अब जीवाणु जो है वो ठंडी जगह, गर्म जगह, मतलब आप सोच कर देखो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे भी कई प्रकार के जीवाणु जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हैं, दबे हुए हैं और वो जीवित हैं। बात समझ में। तो जीवाणु आज भी विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र या अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उसमें दबे हुए हैं, पाए जाते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि चिंपैंजी का शारीरिक अभिकल्प जो है वो अन्यों से उत्तम है। मतलब ये कि इनमें कौन उत्तम है ये बताया ही नहीं जा सकता। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। इसलिए अपने को कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि सबका जो शारीरिक अभिकल्प है वो समय समय के हिसाब से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए। हाँ जी, एंट्री हो रही है मेंडल अंकल की। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेंडल अंकल पधार रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ में। चलिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? बहुत बढ़िया, तो बड़ा सही सवाल है, और सवाल जब इतना अच्छा है तो इसका आंसर और भी इंटरेस्टिंग होगा। करना क्या पड़ेगा? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो। जब भी बात मेंडल की होती है, हमारे दिमाग के अंदर आता है मटर का पौधा, और जब बात मटर के पौधे की आती है, 7 गुणधर्म थे मटर के पौधे के। कौन से थे? बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, तो भैया एक तो जो थे दाने, पर दाने हम लिखेंगे, पर हम जो है ऐसे छोटे में लिखेंगे। ठीक है, तो भैया एक तो थे दानों का आकार, दोने नहीं, दाने। ठीक है, दाने का आकार, हाँ ठीक है जी, आकार। दूसरा जो था वो था पुष्प, तीसरा जो था वो था उसकी फलियां, चौथा जो था वो था भैया प्ररोह, अरे तना ले लो, अब तना होता नहीं है इसलिए प्ररोह ले लो। पांचवा जो था राइट वो था फली का रंग, फली का रंग। छठवा जो था, कौन सा था छठवा, जल्दी बताओ? प्ररोह है ना। पुष्प की हम ये ले लेते हैं, इसमें पुष्प की स्थिति प्ररोह में आ गई, वो पुष्प की स्थिति आ गई। पुष्प का रंग भी ले लिया हमने। ठीक है, पुष्प का रंग भी हमने ले लिया। अच्छा, रंग ले लिया, रंगा नहीं ले लिया। फली का रंग ले लिया, फली का रंग ना, हाँ जी, फली का रंग ले लिया। फली का भी, अच्छा फली का रंग 2 बार हो गया। फली का आकार हम ले लेते हैं। ठीक है, मटर की फली में होते हैं 2 प्रकार की आग, एक तो एकदम स्मूथ चपटी फलियां होती है राइट, और दूसरी कैसी होती है, तो थोड़ी सी आप देखना झुर्रीदार फलियां होती हैं, चपटी, और एक दूसरी होती है झुर्रीदार, एकदम मजा नहीं आता उसको खाने में। ठीक है, और दाने का आकार ले लिया, और हम ले लेते हैं दाने का रंग। यार एक मिस कर रहा हूं, पुष्प की स्थिति, फली का आकार, दाने का आकार, पुष्प का रंग, फली का आकार, दाने का रंग, 6 ले लिया। अब 7वां बताओ। सबसे इंटरेस्टिंग जो है, इसको यहां लिखा ही नहीं गया है, 7वां ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिस पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस सवाल को भी हम उसी से समझेंगे। तो आपने कहा सर आपने जो है पौधे की लंबाई तो लिखी ही नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब 7वें नंबर पे है पौधे की लंबाई। ओके भैया, बहुत बढ़िया, 7वें नंबर पे कौन सी चीज है? पौधे की लंबाई। ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, हम सबको जो है एड ऑन कर देते हैं। पुष्प की स्थिति 2 तरीके से हो सकती है, एक तो अक्षीय हो सकती है, बोलो यस सर, और एक जो है निरक्षीय, तो नहीं, हाँ निरक्षीय कह सकते हो, चलो जो अक्ष पर नहीं है वो कैसी होगी? निरक्षीय होगी। फली का जो आकार है वो कैसा हो सकता है? तो भैया चपटा हो सकता है, चपटा हो सकता है, और कैसा हो सकता है फली का आकार? तो या तो चपटा हो सकता है या फिर जो है झुर्रीदार हो सकता है। ठीक है, झुर्रीदार हो सकता है। हाँ जी, दाने का आकार जो है वो कैसा हो सकता है? गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है। बहुत बढ़िया, दाने का आकार जो है वो कैसा हो सकता है? गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। पुष्प के रंग की यदि हम बात करेंगे तो बाबूजी सफेद हो सकता है और बैंगनी हो सकता है। चलो सब सॉरी, सफेद हो सकता है, बैंगनी हो सकता है। फली का रंग जो है वो हरा हो सकता है, हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। अच्छा जी, दाने का जो रंग है वो हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। यही तो थे ऑप्शंस। आपने कहा हाँ सर, यही थे, यही 7 ऑप्शंस थे। सस्ता पौधा है, ऑब्जर्व करना आसान है, साल में कितने भी बार जो है इसकी फसल आप ले सकते हो, जितने भी लक्षण है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रतीत होते हैं, संकरण कराना आसान है। ये सारी जो चीजें हैं वो मटर को सुटेबल बनाती हैं राइट वंशागति के नियमों को समझने के लिए। आपने कहा ओके गुरुजी, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। आइए, सवाल कह रहा है भैया मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? अच्छा, इसका मतलब ये
कि जब एक लक्षण दूसरी पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी होगी वो पहली पीढ़ी के लक्षण को अपने साथ कैरी करेगी, बात समझ में आ रही है, उस लक्षण को अपने साथ लेकर जाएगी, वो उजागर हो या ना हो, बात समझ में आ रही है, वो उजागर हो या ना हो वो एक अलग कहानी है, पर लक्षण जो है वो अपने साथ कैरी करेगी। अच्छा भैया कैसे, चलो ये उठाते हैं। पौधे की लंबाई, कैसे प्रकार की पौधे की लंबाई है, तो दो प्रकार का पौधा हो सकता है, एक लंबा हो सकता है, बोलो यस सर, एक बौना हो सकता है, बोलो यस सर। 7 लक्षण थे, अपन ने पौधे की लंबाई को उठाया, ठीक है, लंबा हो सकता है और कैसा हो सकता है बाबूजी, बौना हो सकता है। आपने कहा ओके गुरुजी, चलो बढ़िया है। तो हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं भैया लंबा पौधा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर ध्यान से देखना, हमने लंबा पौधा लिया और इसको हमने क्रॉस कराया बेटा जी किसके साथ में, बौने पौधे के साथ। आपने कहा ओके सर, बढ़िया है। अब लंबा पौधा यदि होगा तो उसके जो गुणसूत्र होंगे उसको अपन कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा सर देखो इसको आप टीटी लिख दो और इसको आप क्रॉस तो करवा ही रहे हो और इसको आप छोटू टी लिख दो, ठीक, बहुत बढ़िया। दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो हमने कहा एक संकर, बहुत ध्यान से देखना, हमने कहा एक संकर क्रॉस, एक संकर मतलब एक एक गुणधर्म को हम जब लेकर करवाते हैं, बात समझ में आ रही है, क्रॉस, तो उसको हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। हमने जब क्रॉस कराया तो अब हमारे पास ऑप्शंस कितने आए, तो आपने कहा सर देखो 4 आए, टीटी, फिर टीटी, फिर टीटी, फिर टीटी और ये यहां पर फिर टीटी। चलिए भैया, और इसको हमने कहा F1 पीढ़ी, इसको हमने क्या कहा बाबूजी, राइट, तो इसको हमने कहा F1 पीढ़ी। आपने कहा ओके सर, तो इसको हमने F1 पीढ़ी कह दिया। अब इसके अंदर भैया लंबा पौधा भी है, मतलब उसके भी गुण हैं और बौने पौधे के भी गुण हैं, क्लियर है कहानी। लंबा पौधा जो है उसके भी गुण सूत्र हैं और बौने पौधे के भी गुण सूत्र है। पर ध्यान से देखिएगा, अपने को सभी जो पौधे मिले, अपने को राइट, सभी पौधे कैसे मिले, तो भैया लंबे पौधे मिले, लंबे पौधे मिले। आपने कहा ओके सर, लंबे पौधे मिले, इसका मतलब ये कि यहां पर जो लंबापन है वो प्रभावी गुणधर्म है और यहां पर जो बौनापन है, पन है, बौनापन है, वो कैसा मिला, तो अप्रभावी मिला। आपने कहा ओके सर, फिक्स्ड हो गई। तो एक चीज से क्लियर हो गई कि भैया उजागर होने वाले जो गुणधर्म होंगे उसको हम प्रभावी कारक बोलेंगे, छिपे हुए जो भी लक्षण होंगे राइट उसको हम अप्रभावी गुणधर्म या कारक बोलेंगे। आपने कहा ओके सर, डन, ठीक है। सारे के सारे कैसे मिल गए भाई, लंबे पौधे मिल गए। अब आपको लग रहा होगा सर देखो लंबे पौधे मिले, पर अंदर की बात यह है कि इसके अंदर लंबे पौधे का भी जीन है और भैया इसके अंदर बौने पौधे का भी जीन है। आपने कहा ओके सर, तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और तूफानी करते हैं, आओ थोड़ा और तूफानी करते हैं। कैसे, ये लो, अरे यार गोला नहीं बनाना था गुरुजी, तो जोश में आ गए, ये बनाना था अपने को, ये डिवाइड ही कर दिया अपन ने, बात समझ में आई। अब तूफानी करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्र रूप से लक्षण या गुणधर्म जो होते हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, ठीक है। अब सारे कैसे हैं, देखो बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट रखना भैया, सारे कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो सारे के सारे कैसे हैं, तो लंबे पौधे हैं, बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, कोई 2 लेते हैं, उनका जो है स्वपरागण या संकर करवाते हैं, ठीक है। चलो कोई 2 लिए हमने, हाँ जी, एक ये टीटी लिया, इसको क्रॉस मैंने राइट, एक ये टीटी लिया और इसको क्रॉस मैंने टीटी से करवाया, F1 पीढ़ी से आपने क्रॉस करवाया, फिर से ये एक संकर क्रॉस हुआ, एक संकर आपका हाइब्रिड हुआ। अब इससे क्या मिला, बहुत ध्यान से देखेंगे तो इससे अपने को अब 4 ऑप्शंस मिले, इससे हमें जो है 4 ऑप्शंस मिले। कौन से 4 ऑप्शंस मिले, बहुत ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल टी, दैट कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट कैपिटल टी स्मॉल टी, और बाबूजी लास्ट में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अरे कहां, एक तरफ अपने को सारे के सारे लंबे पौधे मिले थे, राइट। अब क्या हुआ, तो बहुत ध्यान से देखेगा तो प्रभावी लक्षणों के कारण भैया ये वाला, ये तो मिल गया शुद्ध लंबा, ओके चलो, ये तो मिल गया शुद्ध लंबा, ये जो है और ये जो है ये कैसे मिले, तो ये अशुद्ध लंबे मिले। लंबे क्यों, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी कारक है, ठीक है जी, बोलो यस सर। तो भैया अशुद्ध लंबे पौधे मिले और ये जो है ये मिला शुद्ध बौना। ये कैसा मिला, तो आपने कहा सर देखो शुद्ध बौना पौधा मिल गया,
बात समझ में? मतलब भैया ध्यान से देखिएगा, जो बौनेपन का लक्षण है, यहां भले ही उजागर नहीं हुआ था, छिपा हुआ था, इंटरनल टैलेंट है उस पौधे का, राइट। जो बौनेपन का लक्षण है बाबूजी, वो यहां पे छिपा हुआ था, उजागर नहीं हुआ था। पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि अब यहां पर जाकर वो जो बौनेपन का लक्षण है वो उजागर हुआ। मतलब हम एक कहानी अपने साथ लेकर आए कि बौनेपन का लक्षण, बौनेपन का लक्षण जो है, बौनेपन का लक्षण किसकी हम बात करेंगे? तो हम बात करेंगे बौनेपन का लक्षण, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, बहुत ध्यान से देखना, बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, राइट, बोलो यस सर, तक क्या कर रहा था? गति कर रहा था। हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करना है अभी, अपने को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट। तो बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गति कर रहा था, अच्छा, बात ही खत्म हो। तो भले ही वहां उजागर नहीं हुआ, एक अलग चीज है, पर देखो स्वतंत्र रूप से वो क्या कर रहा था? गति कर रहा था। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इस तरीके से कहानी कैसी हो जाती है? इंटरेस्टिंग। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो बात दूर तक जाएगी और जीनोटाइप और फिनोटाइप समझाकर आगे जाएगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। एक तीर से कई निशान, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट। देखिएगा भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला दूसरा, देखो पहला दूसरा और तीसरा सभी पौधे कैसे हैं? तो आप बोलोगे सर देखो सभी पौधे जो यहां पर हैं वो लंबे हैं, सभी पौधे यहां पर कैसे हैं? तो लंबे हैं। तो भौतिक रूप में 3 पौधे यहां पर लंबे हैं और एक पौधा ऐसा है जो यहां पर बौना है। हमने कहा हम लंबे पौधे का यदि बौने पौधे के साथ अनुपात निकालते हैं तो वो अनुपात कितना आएगा? 3:1 आएगा। तो इधर वाला भाग अपन देख चुके हैं, तो 3:1 जो है वो अपना आएगा क्या? फिनोटाइप, भौतिक स्वरूप के रूप आधार पर हम जब देखते हैं, राइट, तो वो हो जाता है हमारा फिनोटाइप। पर यदि हम बात करते हैं अंदर की बात, जीन को ध्यान में रखकर यदि हम इनके लक्षण देखते हैं, जीन जो है उसको, जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जीन के बारे में अपन ने तगड़ी वाली इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया, राइट। जल्दी से बताइए जीन क्या होता है। तो जीन के हिसाब से, यदि हम जीन के हिसाब से इन सबको देखते हैं, राइट, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो एक प्रकार का जीन तो ये हो गया शुद्ध लंबा, 2 प्रकार के जीन बाबूजी ये हो गए टीटी, एक तीसरे प्रकार का जीन वो हो गया, जीन मतलब अंदर की बात, राइट। तो एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया और एक जीन वो हो गया। तो जीन के हिसाब से यदि हम देखेंगे ना, देन ये वी विल कम टू नो कि भैया 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 आराम से 1 2 और 1, अरे ये तो जीन के हिसाब से वर्गीकरण हो गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो बाबूजी ये हो जाएगा जीनोटाइप। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, ये क्या हो जाएगा? तो ये जीनोटाइप हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो फिनोटाइप अलग चीज, जीनोटाइप आपको अलग अलग चीजें मिल रही है ना, मतलब कि जो चीज उजागर हो रही है, राइट, जरूरी नहीं है कि उसके साथ सिर्फ जो है प्रभावी लक्षण ही ट्रेवल करें, अप्रभावी लक्षण भी साथ साथ में ट्रेवल करते हैं। इसीलिए हमने यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि बाबूजी सुनो, बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गति कर रहा था, भले ही वो पहले उजागर नहीं हुआ, पर जिस दिन उसको मौका मिला, बात समझ में आई, उसका हिडन टैलेंट था और वो कैसा हो गया? उजागर हो गया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी? बोलो यस सर। फिनोटाइप क्लियर हुआ? बोलो यस सर। जीनोटाइप क्लियर हुआ? बोलो यस सर। ठीक, चलिए भैया, वो F1 पीढ़ी थी और ये जो है बेटा ये F2 पीढ़ी है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, खत्म बात। तो ये थी F2 पीढ़ी। हमने कहा हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आओ रगड़ दिए, अब बढ़ते हैं आगे। लिखोगे कैसे? तो अब हम मेंडल एंगल को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर जो है उसकी हम रचना करेंगे। बहुत शानदार कहानी, तगड़ी कहानी। देखो
मेंडल ने जब मटर के पौधे के एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो, अच्छा F2 संकर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप बदल जाएंगे। मेंडल ने जब मेंडल ने जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का क्या किया, अध्ययन करने के लिए संकरण करवाया। एक विकल्पी जोड़ा क्या होता है, लंबा, ये किधर गया रे बाबा, इनमें से कोई एक, ठीक है, जैसे आपने कहा लंबा और बौना एक विकल्प है, ठीक है, एक गुणधर्म को आप ले रहे हैं। आप यदि दो गुणधर्मों को ले लेते हैं, आपने कहा सर देखो लंबा के साथ हरा होगा फली का रंग और बौने के साथ पीला होगा, या लंबे के साथ पीला होगा और बौने के साथ हरा होगा, तो भाई दो दो गुणधर्मों को एक साथ आपने मैच कर लिया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझते हैं, सिंपल सी कहानी, आइए, ठीक है। चलिए, तो जब इन्होंने इसका क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा, संकरण करवाया, तो गोल बीज वाले लंबे पौधे, ठीक है, गोल बीज, ठीक है ना, गोल बीज, ध्यान से देखना, गोल बीज, मजा नहीं आया, रुको, ठीक है, हम कह रहे हैं भैया गोल बीज, गोल बीज, हाँ ठीक है, इसका गोल बीज है और कैसा है, लंबा पौधा है, हाँ जी ठीक है, गोल बीज भी है और लंबा भी है। इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे, झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे से, हाँ भैया ठीक है। चलो, झुर्रीदार बीज है और साथ में कैसा है, बौना है। अच्छा, मतलब एक तो हमने बीज जो है उसके आकार पर बात कर ली और दूसरा जो है हमने पेड़ की लंबाई पे बात कर ली। ठीक है, दो दो गुणधर्मों को क्रॉस करवाइए, ठीक है जी। चलो आओ रगड़ते हैं इस कहानी को। हाँ, यहां पर 1 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो, यहां पर ये पहला गुणधर्म और ये दूसरा गुणधर्म। दो गुणधर्मों को यदि आप साथ में लेते हैं, राइट, दो गुणधर्मों को यदि आप साथ में लेते हैं और फिर यदि उसका संकरण करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम द्विसंकर कहते हैं। क्यों कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, गोली बीज नहीं गोल बीज। गोली बीज कैसे होगा, गोल बीज होगा। बात समझ में आ रही, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, गोल बीज कहेंगे। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। आइए, हाँ जी, तो गोल बीज जो है उसको हमने क्या किया, हमने भैया आर आर ले लिया, लंबे वाले को हमने टी टी ले लिया, झुर्रीदार को हमने आर आर कहा, राइट, और बौने को हमने टी टी कहा, है ना। इस पूरे का जब आपस में क्या करवाया गया, जब इस पूरे का आपस में क्या करवाया गया भैया, क्रॉस करवाया गया। जब इस पूरे का आपस में क्रॉस कराया गया, राइट, तो F1 पीढ़ी के, बहुत ध्यान से देखना, F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे और गोल लक्षण वाले थे। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर हमको मिला F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण जब हमने कराया तो हमको F2 पीढ़ी मिला। आपने कहा ओके सर, पहले इतना नोट करो ना, वही जो अभी हमने कराया था, F1 पीढ़ी के पौधों का जब हमने स्वपरागण कराया तो हमको ये चीज मिली। मतलब अब देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, F1 पीढ़ी में आपको सभी लंबे और गोल मिले, पहली पीढ़ी में सभी लंबे और गोल मिले। बात समझ में आई। इसका मतलब भैया ये थोड़ी है कि बौनेपन का लक्षण जो है वो गायब हो गया, वो छुपा हुआ है। सारे के सारे आपको गोल मिले थे ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि झुर्रीदार जो बीज थे उसका लक्षण गायब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसा है, छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है, कैसा है वो, छिपा हुआ है, छुपा हुआ है, जो भी बोल रहा है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आइए। पर जब हमने इनका संकरण कराया तो हमको गोल बीज वाले लंबे तो मिले, बात समझ में आई। हमको उसके बाद गोल बीज वाले बौने पौधे भी मिले, मतलब देखो बौने पौधे का लक्षण उजागर हो गया। फिर हमको झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे में मिले, अरे बाबा, और साथ में झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे भी मिले। तो भैया ये कौन सी चीज मिल गई, तो ये फिनोटाइप मिल गया। ये मिल गया फिनो नहीं, फिनोटाइप। तो क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, तो ये मिल गया फिनोटाइप। कौन सी चीज मिली, आपने कहा सर फिनोटाइप मिला। बात समझ में आई। तो देखो ना, अब पहली पीढ़ी में तो सारे के सारे यही मिले थे, गोल बीज वाले लंबे पौधे। दूसरी पीढ़ी में ये 3 नई वैरायटी निकल कर आई। इसका मतलब ये कि जो बौना पौधा है, झुर्रीदार बीज है और झुर्रीदार और बौना पौधा है, ये जो अप्रभावी लक्षण हुआ करते थे, ये छिपे हुए लक्षण थे, अब ये उजागर हो रहे हैं। बात समझ में आई। तो इसी को क्या बोलते हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। लक्षण
स्वतंत्र रूप से बाबूजी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे आगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बाबूजी, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रभावी और अप्रभावी गुणों को कैसे समझाया। वाह, मतलब ये कि पूरी जब कहानी को हम डिस्कस करके आगे बढ़े हुए हैं ना, राइट, तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भैया जो लक्षण उजागर हो जाए वो प्रभावी है और जो छिपा रहे वो अप्रभावी है। पर अप्रभावी भी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है। यही तो देखा था अभी हमने, देखो हमने जीन प्ररूप देखा था और लक्षण प्ररूप देखा था। बोलो यस सर। बात समझ में आई, बोलो यस सर। बोले तो कैसे इंटरेस्टिंग कहानी है, देखो मेंडल ने, अब यार वो पूरा डिस्कस कर लिए हैं, सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसलिए फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। आओ, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे कि लंबे और बौने पौधे, गोल झुर्रीदार बीज, 7 तरीके हैं, सारे देख चुके हैं हम लोग। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी के पौधों को प्रतिशत की गणना के आधार पर समझाया गया। बात समझ में आ रही है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया F1 पीढ़ी में सभी आपको लंबे मिले थे, पर यदि आप F2 पीढ़ी की बात करोगे तो इस तरीके से आपको क्या मिला। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, तो आपको परिणाम इस तरीके से मिला। बात समझ में आई। तो प्रभावी गुण वो होते हैं जो उजागर हो जाते हैं, जैसे कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे थे। अप्रभावी गुण होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं। इसको ऐड कर लो इस आंसर के साथ में और ये बना लेना, इसको आपके दिमाग के अंदर मैं फिट कर चुका हूं, ठीक है, पक्का। जी गुरुजी बोल दो यार। हम बात कर रहे हैं भैया अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या करना है, करेंगे बिल्कुल व्याख्या। और यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास में को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी भी बात करेंगे। अलैंगिक जनन वर्सेस लैंगिक जनन को खूब अपन ने रगड़ रगड़ के डिफाइन किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हरी अप, एक बार अपने से ट्राई करो। और देखो भैया आपने ट्राई क्या किया होगा, आपने ये कहा होगा कि सर देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। और जब हम बात करते हैं भैया लैंगिक जनन की, किसकी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। आपने कहा ओके सर, आगे बढ़िए, इंटरेस्टिंग कहानी। तो लैंगिक जनन जो है, राइट, अब इसमें दोनों चीजें आती हैं। लैंगिक जनन में बेसिकली क्या होता है कि हमें दो अलग अलग प्रकार के लिंगों की जरूरत होती है, नर और मादा। बात समझ में आई। तो जब इसमें नर और मादा आपस में मिलकर एक संतति जो है, बात समझ में आ रही है, जब इसमें नर और मादा आपस में मिलकर एक संतति उत्पन्न करते हैं, तब बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, राइट। तब बेसिकली क्या होता है, जब नर और मादा आपस में मिलकर एक संतति उत्पन्न करते हैं, तब बेसिकली क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं। पहला ये कि भैया जो संतति है, संतान है, उसमें कुछ गुणधर्म ऐसे होंगे जो माता पिता यानी कि जनक जैसे होंगे। कैसे, अरे फेस कट हो सकता है, आवाज हो सकती है, आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है। ये सारे जो गुणधर्म है भैया, ये हो सकता है किसकी जैसे हो, जनक के जैसे हो। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो असमान भी होंगी, जैसे कद काठी की यदि हम बात करें, जैसे आचार विचार की यदि हम बात करें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। बोलो यस सर, बहुत सारी विभिन्नताएं भी है। ये पहली कहानी हो गई, राइट। और दूसरी जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी समानताएं भी हैं, बस। और ये जो विभिन्नताएं और समानताएं हैं ना बाबूजी, राइट, ये जो विभिन्नताएं और समानताएं हैं, राइट, ये जो विभिन्नताएं और समानताएं हैं, ये आपस में मिलकर जो जीव पैदा होता है उसका कराती हैं क्या, जैव विकास। क्योंकि इसके कारण क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उसका क्या कराती हैं, जैव विकास कराती हैं। क्योंकि ये जो विभिन्नताएं अलग अलग प्रकार की आती हैं, राइट, इससे क्या होता है कि वो जो भी समष्टि है, वो जो भी प्रजाति है, जो भी स्पीशीज है, उसमें अलग अलग प्रकार के, एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं वो पाए जाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और जैव विकास बढ़ जाता है। वहीं के वहीं यदि आप अलैंगिक जनन की बात करोगे तो अलैंगिक जनन में बहुत परिवर्तन नहीं होता।
अमीबा का बेटा भी वैसे दिखेगा, बेटी भी वैसी दिखेगी, फिर बेटी के नाती पोते भी वैसे दिखेंगे, बेटे के नाती पोते भी वैसे दिखेंगे, फिर परपोते के परपोते के परपोते, जहां तक कहानी जानी है वो सब वैसे ही तो दिखेंगे। बात समझ भाई। तो जब आप बात करते हो अलैंगिक जनन की, भैया उसमें बनता है क्लोन। उसमें क्या बनता है? क्लोन नहीं, क्लोन। बात समझ में आ रही है। और जैविक विविधता की यदि हम बात करेंगे तो बहुत कम होती है। तो विविधताओं की यदि कम होगी, विभिन्नताएं कम होंगी, विविधताएं यदि कम होंगी, राइट, तो इसका नुकसान यह होगा कि अचानक से विभिन्नताएं तो बहुत कम है। बात समझ में आ रही है। तो अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है, अस्तित्व पर संकट आ सकता है। पर लैंगिक जनन में क्योंकि विभिन्नताएं ज्यादा होती हैं, राइट, इसलिए जैव विकास ज्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य की जो एक, ध्यान से देखो, अब भाई मान लेते हैं कि इनसे 2 बच्चे हुए। हमने कहा यहां पर किसी जनक के जो हैं 2 बच्चे हुए। अब एक को अपन ने अफ्रीका भेज दिया, ठीक है, और एक को अपन ने अंटार्कटिका भेज दिया। अफ्रीका में एक जगह, एक को हमने गर्म जगह पर भेज दिया, दूसरे को हमने अंटार्कटिका में भेजोगे तो ठंडी जगह होगी। बात समझ में आई। अब एक गर्म जगह पर रहने लगा, एक ठंडी जगह पर रहने लगा, तो दोनों अपने आप को प्रकृति के हिसाब से क्या करेंगे? अनुकूलित वातावरण में ढाल लेंगे। अच्छा जी, तो अब अचानक से देखो, अचानक से कभी तापमान बढ़ जाएगा तो जो अफ्रीका वाला है भैया वो तो बच जाएगा, अंटार्कटिका वाला हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। ठंडी बढ़ने पर अंटार्कटिका वाला जिंदा रह सकता है, अफ्रीका वाला बीमार पड़ सकता है। बात समझ में आई। तो जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना ही ज्यादा होगा जैव विकास। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? तो भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जैव विकास होगा। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? जैव विकास होगा। और लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं, राइट, लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं, राइट, तो इससे विभिन्नताएं आती हैं और इससे क्या होता है? जैव विकास। चलो अब लिखेंगे कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा, अंदर की बात लिखने वाले हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक जीव जनन करता है, अतः संतति में विभिन्नताएं तभी आती है जब डीएनए में कम त्रुटियां होती हैं। डीएनए में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं जो डीएनए का एक सेट जो होता है, अरे अर्धसूत्री विभाजन बाबूजी, अरे अर्धसूत्री विभाजन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं जो डीएनए का एक सेट जो है वो संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में भिन्न भिन्न लक्षणों का क्या होता है? समावेश होता है। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विविधताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताओं में जीन के डीएनए में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसी होती हैं? परिवर्तित और स्थानांतरित होते रहती हैं। जिसके कारण यदि आप प्राकृतिक चयन के नियम के बारे में पढ़ेंगे तो जहां विभिन्नताएं प्रगति करती हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होता है और उतना ही उनका अस्तित्व बचा हुआ रह सकता है। तो विभिन्नताओं का डायरेक्टली कनेक्शन है किसके साथ? समानुपाती किसके साथ है? अनुक्रमानुपाती किसके साथ है? तो भैया अस्तित्व के साथ। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो जितनी विविधताएं होंगी उतना ही अस्तित्व बना हुआ रहेगा। क्लियर? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। नोट किया जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से रखेंगे, देखेंगे विभिन्नताएं जितनी होंगी उतना अस्तित्व बना रहेगा, उतना ही विकास जो है वो होता रहेगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए भैया, अच्छा मेंडल अंकल वाला सवाल है, पढ़ते हैं इसको अपन। मेंडल ने किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था? अरे भैया, मटर के पौधे के बारे में यदि हम 7 लक्षणों की बात करें, राइट, तो ये रहे वो 7 लक्षण। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब किसी जो है KG2 के बच्चे ने बढ़िया ऐसे इधर उधर जो है लिख दिया है। हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे, ये ऐसा दिखेगा। पौधे की जो लंबाई है इस पर 2 लक्षण निकल कर आए। एक तो भैया लंबा लक्षण निकल कर आया और दूसरा जो है बौना। आपने कहा ओके सर। पुष्प के यदि हम रंग की बात करेंगे तो बैंगनी होगा या फिर जो है सफेद होगा। आपने कहा ओके सर। 2 रंग का यहां पर फूल हो सकता है। बीज के यदि हम आकार की बात करेंगे तो गोल होगा, राइट, या फिर जो है झुर्रीदार होगा। अरे बाबा क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, बीज के यदि हम रंग की बात करेंगे, बीज के यदि हम रंग की बात करेंगे तो या तो हरा होगा या फिर पीला होगा।
मटर का दाना यदि गोल हो, हरा हो, खाने का अपना अलग मजा है, पीला हो, झुर्रीदार हो, मजा नहीं आता। ठीक है, चलो फल के यदि हम आकार की बात करेंगे, फली के यदि हम आकार की बात करेंगे, ठीक है, तो फली की जो आकार है वो कैसी हो सकती है? तो भैया चपटी हो सकती है या फिर झुर्रीदार हो सकती है। झुर्रीदार भी यार मजा नहीं आता, मतलब झुर्रीदार में मजा नहीं आता। ठीक है, चलो फल का जो रंग है हरा और पीला हो सकता है। फल मतलब मटर की बात हो रही है, हरा हो सकता है और कैसा हो सकता है? तो बाबू जी पीला हो सकता है। फल की आकृति कैसी हो सकती है? एक मिनट, फल का आकार और फल की आकृति, अरे बाबू एक ही बात होगी ना। फल या फली जो है इसके रंग की हम बात कर लेते हैं। फल का रंग भी आ गया, फल की आकृति, फूल की आकृति, फूल की स्थिति ले लो इसको, फूल की, इसको हटा देते हैं यहां से, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फूल, एक मिनट रुको। हाँ मतलब ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने को काहे करना, ठीक है। स्थिति, चलिए, तो यदि हम फूल की स्थिति की बात करें तो भैया सीधी बात, या तो अक्षीय रहेगा फूल या फिर जो है निरक्षीय रहेगा। क्लियर है कहानी? नीचे लिख लो, यहां पर लिख लो अक्षीय और यहां पर क्या लिख लो? निरक्षीय। तो ये सारे ऑप्शंस थे। इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये बड़े अच्छे तरीके से प्रतीत होते हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट करना आसान है, एक साल में कई बार आप फसल को ले सकते हो। बात समझ में आई? संकरण कराना आसान है और उजागर होने वाले लक्षण जल्दी से दिख जाते हैं। तो ये सारी चीजों के कारण मेंडल अंकल जो थे, मेंडल भैया जो थे, मेंडल काका जो थे, जो भी थे, बात समझ में आ रही है, उन्होंने मटर के पौधे को अपने क्या किया था? टारगेट किया था। क्या किया था भैया? टारगेट किया था। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, आइए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ठीक है, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम जो 23वां जोड़ा होता है उसे कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा तो देखो, इंफॉर्मेशन एकदम सिंपल है, सीधे दिमाग के अंदर सेट किया जाएगा, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो, मनुष्य में 23 जोड़ी क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। एक जोड़ी जो होता है वो हमारा लिंग गुणसूत्र या फिर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। चलो, 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है, बिल्कुल सही बात है भैया, अलग आकार का होता है, जैसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक्स होगा और वाई होगा। क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का रॉड शेप का होता है, जिसमें वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है। ठीक है, वाई जो है वो अपेक्षाकृत कैसा होगा? क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखिएगा, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो भैया ये एक्स, सॉरी ये वाई और ये एक्स। ठीक है, वहीं के वहीं यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, रुको एक मिनट, पूरा ही बना लेते हैं यार। ठीक है, रुको, ये एक्स और ये एक्स, किसकी बात करेंगे? तो ये हम मादा की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नर में कौन सी चीजें होंगी? तो नर में एक्स और वाई दोनों होगा, और यदि हम मादा की बात करेंगे भैया तो यहां पर एक्स और एक्स दोनों होगा। बात समझ में आ रही है? और ये एक्स और वाई जो है यही लिंग का निर्धारण करते हैं। पर क्योंकि इस सवाल को हम बढ़िया तरीके से पहले भी इसके जैसे एक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए बहुत डीप में अभी हम नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, और ये देखते हैं कि इसके बाद वाला जो सवाल है वो हमारे लिए कितना काम का है। राइट, तो बढ़िया सवाल है भैया कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। अरे बाबा, बढ़िया। प्राकृतिक संसाधन में जो खाद्य श्रृंखला वाला भाग है वहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखोगे, 2 in 1 क्वेश्चन है। आनुवंशिकता और जैव विकास में भी इसका कॉन्सेप्ट है, और खाद्य श्रृंखला यानी कि हमारा पर्यावरण जो है वहां पर भी इसका क्या छुपा हुआ है? कॉन्सेप्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि यदि हिरण जो है, या फिर देखो एक देखो ये यहां पर घास है, बोलो यस सर। घास को कौन खाएगा? घोड़ा नहीं, हिरण को खिलाते हैं। घास जो है इसको किसने खाया? हिरण को खाया। आपने कहा ओके सर। इसको जो है वो शेर ने खाया। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके से खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। अब आपने कहा कि नहीं सर तूफानी करेंगे, ऐसे नहीं होता है।
हिरण को यहां से हटा देते हैं सर, हटा दिया, चलो लो भैया। अब शेर भाई घास खाने वाला है नहीं, तो घास की मात्रा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये एक तरीका था जिससे घास की मात्रा प्रकृति में कैसी हो गई, बढ़ गई। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जो प्रकृति है उसमें जनसंख्या कैसी हो गई भाई, बढ़ गई। जनसंख्या तो नहीं कह सकते, संख्या, क्योंकि जन तो है नहीं है, संख्या बढ़ गई। तो यही पूछा गया है कि ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिसपे कोई एक विशेष लक्षण वाले जीव या जो प्रजाति है उसकी संख्या समष्टि में यानी कि प्रकृति में बढ़ सकती है। 2 से 3 पॉइंट्स हैं, दिमाग के अंदर सेट रखिएगा, बहुत शानदार ये सवाल है। ठीक है जी, बोलो यस सर। सबसे पहला प्राकृतिक चयन, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। फिर से देखना, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। राइट, प्रकृति द्वारा लाभप्रद विविधताओं वाली समष्टि को सतत बनाए रखना प्राकृतिक चयन कहलाता है। मतलब कि वे लक्षण जो किसी वैश्विक जीव की उत्तरजीविका तथा प्रजनन में लाभदायक होते हैं और अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, राइट, परंतु जिनमें कोई लाभ नहीं होता, वे लक्षण संतति में नहीं जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि प्राकृतिक चयन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पर किसी भी समष्टि में कोई एक पर्टिकुलर वैश्विक जीवों की जो संख्या है वो कैसी हो सकती है, बढ़ सकती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर, नोट कर लो, पक्का? तो प्राकृतिक चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि प्राकृतिक चयन नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर प्रजाति या स्पीशीज की जो जनसंख्या है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आनुवंशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, वो उसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखो, जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके क्या बन जाएंगे भाई, शिकार बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। भृंग जो होते हैं लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं। अब 3 प्रकार के मैंने मान लिए। चलो, मैंने यहां पर लिखा भृंग। चलो, कीड़े हैं बेसिकली। कितने प्रकार के? तो भैया 3 प्रकार के। कौन से? तो आप कहोगे सर देखो, लाल हो सकते हैं, सर देखो पीले हो सकते हैं। सर बहुत बढ़िया, ये भी एक एग्जांपल है, पीले हो सकते हैं। यार ये पीला नहीं है, पर देखो पीला कौन सा है फिर? दिख भी नहीं रहा होगा आपको ये। ठीक है, पीले हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं? तो और तीसरे आपके हरे हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, हरे हो सकते हैं। चलो, टील रंग है, आपको शायद दिख रहे होंगे। ठीक है, पीला बहुत लाइट दिख रहा होगा। चलो, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास जो भृंग हैं, कीड़े हैं, वो 3 रंग के हैं, लाल हैं, पीले हैं, हरे हैं। आपने कहा ओके सर। भाई सीधी सी बात है, लाल वाले जो हैं खतरे का निशान है उनके खुद के लिए, राइट, और लाल वाले जो भृंग है वो कौवे को जल्दी नजर आएंगे। मतलब ये कि ये जो है वो जल्दी कैसे होंगे, शिकार बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पीले वाले जो हैं वो छुप जाएंगे पत्तों के बीच में, कौवे को अच्छे से दिखेंगे नहीं, और हरे वाले तो प्रॉपरली छुप जाएंगे, और यदि नहीं दिखेंगे तो उनकी जनसंख्या कैसी होगी, बढ़ जाएगी। मतलब प्राकृतिक चयन। ध्यान से देखिएगा, तो अधिक कौवों ने चयन किया, ज्यादा से ज्यादा किसका, राइट, तो लाल रंग का। क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि लाल भृंग जो है वो कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और हरे वाले क्योंकि प्राकृतिक चयन में दिख ही नहीं रहे, तो हरे वाले जो हैं वो पत्तियों के पीछे झाड़ियों में छुप जाएंगे, और उसको यदि कौवे नहीं देख पाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। हम साथ में बात करेंगे आनुवंशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की। अपने आप में ये एक टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, अपने आप में एक टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी समष्टि के ज्यादातर जीव मर जाते हैं, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ। ऐसी स्थिति में जीन जो होते हैं वो सीमित रह जाते हैं। इसके कारण उस समष्टि का स्वरूप जो है वो कैसा हो जाता है, बदल जाता है, तथा उनकी संतान में केवल जीवित सदस्यों के लक्षण ही दिखाई देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, 2 प्रकार के ऊंट होते हैं। बोलो यस सर। एक वो होता है जिसमें उसकी जो पीठ है, कुबड़ है, वो बहुत बड़ा होता है, और एक वो होता है जिसमें उसका जो कुबड़ है वो 2 भाग में विभाजित होता है। बात समझ में आ रही है? अब यदि कोई ऐसी दुर्घटना घटे कि भैया जिसके पीठ 2 भाग में डिवाइडेड होते हैं, मैं बना ही नहीं पाऊंगा ड्राइंग उसकी, बात समझ में आई? तो जिसकी पीठ में 2 कुबड़ होते हैं,
ओले गिर गए उसके ऊपर पूरे, ओले से तो खैर नहीं होगा, कोई दुर्घटना के कारण वो जो 2 कुबड़ वाले ऊंट थे आपके वो खत्म हो गए। बात समझ में आए? अब सिर्फ एक ही कुबड़ वाला आपका जो ऊंट है वो बचा। क्लियर? बोलो यस सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उस प्रजाति का एक पार्ट तो जो है भैया विकसित होता जाएगा, दूसरा वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो सीधी बात ये, ठीक है, कि जो जीन सीमित रहेंगे एक ही सेमेस्ट्री में, राइट, जो जीन कैसे रहेंगे भैया? सीमित रहेंगे, राइट, वही जीन क्या करेंगे? वही जीन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वही जीनों के कारण बनने वाले जो जीव हैं, राइट, वही कैसे होते जाएंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण बढ़ते जाएंगे और उनकी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। क्लियर? और ऐसे कॉन्सेप्ट को हम आनुवंशिक विचलन कहते हैं। जैसे कि जब महामारी होती है या परभक्षण होता है, बात समझ में आ रही है, तो एक पूरी की पूरी प्रजाति समाप्त ही हो जाती है, एक पूरी की पूरी प्रजाति जो है वो समाप्त हो जाती है। मनुष्य इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी तो ऐसा नहीं है, पर कुछ सैकड़ों सालों पहले तक ऐसा हुआ करता था। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी ऐसी प्रजातियां और जातियां रहती हैं जिनका दीन दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अंडमान की आप सोच कर देखो, अंडमान जो है, अंडमान निकोबार, ठीक है, वहां पर एक ऐसा समूह रहता है जनजाति का, ठीक है, जिसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ अता पता नहीं, और बाहर की दुनिया को भी वहां पर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है भैया हम कोई एक ऐसा बैक्टीरिया वायरस लेकर चले जाएं जिसको हमारे शरीर ने तो अडॉप्ट कर लिया है, पर उनके शरीर के लिए वो बहुत घातक है। तो हो सकता है कि कोई महामारी हमसे उनमें ट्रांसफर हो जाए या फिर उनसे हमें ट्रांसफर हो जाए, ये दोनों के लिए खतरनाक है। अब आम आदमी जो है वो तो दुनिया में बहुत है, 800 करोड़ के आसपास, उसको क्या ही होगा। बात समझ में आ रही है? पर वो जो प्रजाति है जिसमें सिर्फ कुछ सैकड़ों लोग हैं, यदि वहां पर वो चीज ट्रांसफर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये भी एक उदाहरण किसका हो सकता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का, आनुवंशिक विचलन का। चलिए, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है विभिन्नताएं और अनुकूलन। पर इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ये इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ये कैसे दिखते हैं? तो भैया ये दिखते हैं आपके एकदम निबंध ऐसे टाइप के। बात समझ में आ रही है? इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। विभिन्नताएं और अनुकूलन। विभिन्नताएं और अनुकूलन पर्यावरण में जीवों की उत्तरजीविका कायम रखने में बहुत सहायक होती हैं, और यदि अनुकूलन बन गया तो उस पर्टिकुलर प्रजाति के जो जीव हैं वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जितनी विभिन्नताएं होंगी उतना अस्तित्व उनका बना रहेगा। पर यदि विभिन्नताएं नहीं है, अनुकूलन नहीं है, तो उनकी संख्या कैसी होती जाएगी? घटती जाएगी। क्लियर? बोलो यस सर। नोट कर लो, बढ़ेंगे आगे, हरी आप तो वही तो लिखेंगे। अच्छा, हो गया अपना तीसरा वाला पॉइंट यहां पर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि गोभी के विकास का उदाहरण देकर समझाइए कि बहुत अलग अलग दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित कैसे हुई हैं। बात समझ में आई? तो ये कहानी जो है ये शुरू होती है कम से कम कुछ 1000 वर्ष पूर्व, ठीक है, किताबों में 2000 से 2500 के आसपास लिखा हुआ है। तो इस समय पर क्या होता था कि जो मनुष्य है, दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी, बोलो यस सर, दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन? तो भैया मनुष्य। ठीक है, जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित कर ली। अब इसमें ना महंगी वाली गोभी भी आती है, अमीरों वाली भी आती है, आम आदमी वाली भी आती है, अलग अलग प्रकार की गोभियां आती है। अभी अपन देखेंगे उसको। बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखिएगा। तो उसने क्या किया? चयन द्वारा, ठीक है, चयन द्वारा, ठीक है ना, विभिन्न सब्जियां क्या कर ली? विकसित कर ली। मतलब एक जंगली गोभी से अलग अलग प्रकार की गोभी बन गई। 40 रुपए किलो वाली भी, 80 रुपए किलो वाली भी, और 150 रुपए किलो वाली भी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और इसको हम कौन से पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, कुछ किसानों ने चयन विधि के द्वारा इसके पत्तियों के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से पत्ता गोभी विकसित कर ली। बात समझ में आई? तो पत्तियों के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से क्या कर ली? तो पत्तियों के बीच में जितना कम गैप होगा उतनी वो एक दूसरे में डेंस होती जाएंगी। एक लेयर देखो ऐसे, पहली लेयर, फिर दूसरी, पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर एक दूसरे को कनेक्ट करती जाएंगी, और निर्माण किसका होगा? पत्ता गोभी का होगा। चलो तो देख लेते हैं कौन सी है। कुछ किसानों ने, ध्यान से देखिएगा, कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि रोकने के उद्देश्य से ब्रोकली विकसित कर ली। उन्होंने कहा पुष्प नहीं होने चाहिए। कुछ ने कहा भैया बंद पुष्पों से क्या बना ली इन्होंने? तो भैया फूल गोभी बना ली। कुछ किसानों ने फूले हुए भाग का चयन करके उसको गांठ गोभी बना ली, और कुछ किसानों ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद रखा और केल नामक सब्जी विकसित हुई। तो प्राकृतिक चयन का देखिए एक अच्छा उदाहरण है कि जो जंगली गोभी हुआ करती थी, राइट,
यही बन गई गाढ़ गोभी, यही बन गई फूल गोभी, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, आओ 30 रुपए किलो। ब्रोकली बन गई अमीरों वाली, ये देखो 60 रुपए किलो। गोभी बन गई, नहीं यार ये 30 रुपए किलो नहीं है, ज्यादा की आती है, ये 50 रुपए किलो की आती है, ये 30 रुपए किलो की आती है। लाल गोभी का पता नहीं, ठीक है। और केला और गाढ़ गोभी बन गई। तो एक जंगली गोभी के आपने अलग अलग भाग पर काम किया, प्राकृतिक चयन करवाया, और बेसिकली हम कहेंगे मनुष्य के द्वारा चयन किया गया, राइट। और अलग अलग प्रकार की जो गोभियां हैं वो कैसी हो गई, विकसित हो गई। अब सबके स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर भी है, थोड़ा बहुत नहीं काफी अंतर भी है, प्राइस में अंतर है, और सबके रखरखाव का तरीका भी कैसा है, डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब ये कि कुछ जल्दी खराब हो जाती है, कुछ देर तक चलते रहती है। क्लियर है, बोलो यस सर। सबके अंदर जो विटामिन प्रोटीन है उनकी मात्रा भी कैसी भैया, अलग अलग है। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। जंगली गोभी से क्या बना, केल बना, गाढ़ गोभी बनी, फूल गोभी बनी, ब्रोकोली बनी, गोभी बनी और लाल गोभी बनी। इसको पत्ता गोभी या बंद गोभी भी आप कह सकते हो। क्लियर, बोलो यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। लास्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? हमने एक भी सवाल जो है वो जीवाश्म से अभी तक काउंट नहीं किया था, डिस्कस नहीं किया था। सबसे पहले आप मुझे डेफिनेशन लिखकर बताइए कि जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में मत लिखना, लंबी डेफिनेशन है, टाइम जाएगा आपका। अपनी कॉपी में जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन जो है उसकी डेफिनेशन आप लिखिए। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं आगे। हरिया, चलिए, तो आपने जीवाश्म की डेफिनेशन लिख ली, जीवाश्म से बनने वाले जो ईंधन है उसकी भी डेफिनेशन लिख ली। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि हम विकासीय संबंध की बात करें, ठीक है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जीवाश्म जो है उसमें कैसे योगदान देता है। तो देखो, हमने कहा भैया धरती में अलग अलग प्रकार की परत होती है। अब जीवाश्म जितने नीचे मिलेगा वो प्राणी या जीव जो है वो उतना पुराना रहा होगा। सीधी सी बात, मतलब ये कि जितने पृथ्वी की सतह के जितने नीचे की तरफ, जितने गहरे स्तर पर जो जीवाश्म होंगे, राइट, वो कैसे होंगे, नए पुराने होंगे। जितने ऊपर की तरफ जीवाश्म मिलेंगे वो कैसे होंगे, नए होंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा जीव जो है उसका उद्भव पहले हुआ है और किसका बाद में हुआ है। जो ऊपर जीवाश्म है वो उसका उद्भव बाद में हुआ है, जो नीचे है उनका उद्भव कैसा हुआ है भैया, पहले हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। साथ में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर देखो फॉसिल डेटिंग भी तो है, फॉसिल डेटिंग भी तो है, जिसमें हम कार्बन के समस्थानिक की बात करते हैं, जिसमें हम लोग कार्बन के समस्थानिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो भैया कार्बन के समस्थानिक की बात करते हैं। ओके, स्थानिक की बात करते हैं, तो जिसमें हम कार्बन समस्थानिक की बात करते हैं, राइट। तो फॉसिल डेटिंग विधि से भी हम जीवाश्म का समय निर्धारण कर सकते हैं और जीव के समय काल का पता लगा सकते हैं। हम यह भी पता लगा सकते हैं कि जो जीवाश्म रहा होगा उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए, और उससे अभी वास्तविक या आप यदि प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जो भी प्राणी मौजूद हैं, जो भी आपके अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति समष्टि में मौजूद है, बात समझ में, उनका विकास कैसे हुआ होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बढ़िया सवाल था। तो फॉसिल डेटिंग एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि भैया जो परत है, ऊपर की परत वाले जो हैं वो नए जीवाश्म होंगे, नए प्राणी रहे होंगे, नीचे की परत वाले जो हैं वो पुराने प्राणी रहे होंगे। चलो ये दो चीजें हो गई, है ना। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम जीवाश्म आर्कियोरैप्टिस से अलग अलग प्रकार के स्पीशीज के बीच में एक कड़ी या लिंक जो है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और जीवाश्मों से जीव और उनके पूर्वजों के बीच में विकासीय विशेषकों का या कनेक्शन का जो है हम पता लगा सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है जैव विकास को समझने के लिए। किसके माध्यम से? जीवाश्म के माध्यम से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। और हमने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कहानी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की उसको कंप्लीट कर लिया है, और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है क्योंकि कुछ और चैप्टर्स हैं जिनका आना भी बाकी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे एक पेज आपके सामने होगा। इस पेज में यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भैया ऊपर वो रहा मेन्यू, वहां पर आपको नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक, और नीचे
हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में यदि आपको बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यदि कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। हम शानदार तरीके से तैयारी करेंगे और ऐसी तैयारी करेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने को बढ़िया तरीके से बनना ही चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में और मजा आने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।